कि केमिस्ट्री का चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। इससे पहले इस चैप्टर्स के जितने भी टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहला और जो दूसरा चैप्टर है साइंस का या केमिस्ट्री का वो कंप्लीटेड है वन शॉट में, उनकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ में बायो के 5 चैप्टर्स कंप्लीटेड है, उनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स, तो जब मेटल्स डाइल्यूट एसिड के साथ, जब कोई मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस भी यहाँ पर इवोल्व होती है। जनरली ऐसा होता है। तो पहले इसको आप एक बार रीड कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मेटल्स यूजली डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। एसिड क्या होते हैं जिनमें हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन कॉमन होता है सभी एसिड्स में, ठीक है। जो पानी में डिसॉल्व करने पर H+ आयंस देते हैं उनको एसिड्स बोलते हैं। तो हाइड्रोजन होता है एसिड्स में। तो मेटल्स क्या करते हैं जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता है या रिएक्ट करता है तो ये उस एसिड के हाइड्रोजन को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। Only the less reactive metals like copper, silver, gold do not displace hydrogen from dilute acids। मतलब ये dilute acid के साथ इनकी कोई रिएक्शन नहीं होती, नो रिएक्शन, ठीक है। क्योंकि ये क्या होते हैं, बहुत मतलब लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। अगर रिएक्टिविटी सीरीज आप देखोगे तो रिएक्टिविटी सीरीज में इनको सबसे नीचे रखा गया है क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाते, मतलब यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होती। When a metal reacts with a dilute acid, then a metal salt and hydrogen gas are formed। तो यहाँ पर मेटल सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती है जब मेटल्स डाइल्यूट एसिड के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है। अच्छा, डाइल्यूट वर्ड का मतलब मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा, डाइल्यूट और कंसंट्रेशन। अगर किसी एसिड में पानी कम है और मतलब वाटर कम है और एसिड ज़्यादा है तो वो कंसंट्रेशन फॉर्म है उसकी। अगर पानी ज़्यादा है और एसिड कम है, मतलब जो सॉल्यूशन है वो पतला है, तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन हो जाएगा उस एसिड का, ठीक है। तो मेटल जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर क्या होगी, इवोल्व होगी। ऑल द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे मेटल्स डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते, ये आपको ध्यान रखना है। The vigor of reaction of a metal with dilute acid depends on its chemical reactivity। ठीक है, मेटल जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो उसकी रिएक्शन करने की जो इंटेंसिटी है, जो तीव्रता है, वो कितनी होगी, किस स्पीड से रिएक्शन होगी, किस रेट से रिएक्शन होगी, ये उसकी केमिकल रिएक्टिविटी पर डिपेंड करेगा कि वो मेटल कितनी रिएक्टिव है जो उस एसिड के साथ रिएक्शन कर रही है, ठीक है। अब एसिड यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है, नाइट्रिक एसिड हो सकता है, उसकी बात अभी हम करेंगे। तो सम मेटल्स रिएक्ट एक्सट्रीमली रैपिडली विद डाइल्यूट एसिड्स। कुछ एक्सट्रीमली रैपिडली रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड के साथ, मतलब बहुत तेजी से। कुछ मेटल्स केवल रैपिडली रिएक्ट करेगा, मतलब तेज करेगा, लेकिन एक्सट्रीमली रैपिडली नहीं करेगा। और कुछ मेटल्स ऐसे होंगे जो हीट करने पर, मतलब जब उनको टेम्परेचर दिया जाएगा, हाई टेम्परेचर पर ही वो रिएक्शन करेगा। और एक बात ध्यान रखना, जो मेटल बहुत कम टेम्परेचर पर भी रिएक्ट कर लेता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और जो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर पर रिएक्ट करेगा वो कम रिएक्टिव होता है। वेयर एज अदर डू नॉट रिएक्ट एट ऑल। और कुछ मेटल्स ऐसी होती है जो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती है। कुछ ऐसी होती है जो एक्सट्रीमली रैपिडली रिएक्ट करेगा डाइल्यूट एसिड के साथ, कुछ ऐसी होगी जो रैपिडली रिएक्ट करेगा, और कुछ ऐसी होगी जो हीट करने पर रिएक्ट करेगा डाइल्यूट एसिड के साथ, और कुछ ऐसी होगी जो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपकी NCERT में 3.11 एक्टिविटी है, इसको थोड़ा आपको समझने की जरूरत है। क्या बोल रही है एक्टिविटी, कलेक्ट ऑल द मेटल सैंपल्स एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम। देखो यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम को छोड़ करके आपको बाकी मेटल के क्या लेने हैं, सैंपल्स लेने हैं। अब यहाँ पर सोडियम और पोटाशियम क्यों नहीं लेना है भाई, क्योंकि सोडियम और पोटाशियम एक्सट्रीमली रिएक्टिव होती हैं। द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स क्या हैं आपकी, सोडियम और पोटाशियम। ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज में देखने को मिल जाएगा, इसीलिए इनको सबसे ऊपर रखा गया है। कैरोसिन में इनको स्टोर करके रखा जाता है क्योंकि इनको बाहर रखोगे तो ये इतनी रिएक्टिव होती है कि ये आग भी पकड़ सकती है तुरंत, ठीक है।
तो यहाँ पर इफ़ द सैंपल्स आर टार्निश्ड, अगर सैंपल में किसी चीज़ की कोई खराबी है, मतलब उस मेटल पर कोई जंग वगैरह लगा है या फिर कोई धूल वगैरह रस्ट वगैरह लगा होगा या कुछ भी टार्निश्ड है वो, तो उसको पहले हम क्या करेंगे, सैंड पेपर से साफ करेंगे ताकि रिएक्शन करने में दिक्कत ना आए। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, डू नॉट टेक सोडियम एंड पोटाशियम एज दे रिएक्ट विग्रसली इवन विथ कोल्ड वाटर। ये कोल्ड वाटर के साथ भी विग्रसली रिएक्ट कर लेता है, तो डाइल्यूट एसिड के साथ तो ये बहुत ही तेजी से रिएक्ट करेगा, एकदम विग्रसली, ठीक है, बहुत तेजी से ये रिएक्ट करेगा। इसलिए सोडियम और पोटेशियम को आपको नहीं लेना, बाकी मेटल्स आप ले सकते हैं। पुट द सैंपल्स सेपरेटली इन टेस्ट ट्यूब्स कंटेनिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको अलग अलग टेस्ट ट्यूब ले लेनी है, ठीक है, जैसे एक टेस्ट ट्यूब आपने ये ले ली, एक ये ले ली, एक ये ले ली, एक ये ले ली। सभी टेस्ट ट्यूब में आपको क्या करना है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है HCl को आपको क्या करना है, ऐड करना है इन सभी टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें एक थर्मोमीटर्स को रख देना है इन द टेस्ट ट्यूब सो दैट देयर बल्ब्स आर डिप्ड इन द एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर थर्मोमीटर क्यों रखना है, हमको टेम्परेचर को भी मेजर करना है। जब रिएक्शन हो रही होती है तो कितने टेम्परेचर पर वो मेटल उस डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, इसीलिए हमें यहाँ पर थर्मोमीटर की भी जरूरत है। ऑब्जर्व द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स केयरफुली। यहाँ पर बबल्स का फॉर्मेशन होगा तो उसको भी आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है। विच मेटल्स रिएक्टेड विग्रसली विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपको ये भी ऑब्जर्व करना है कि कौन सी मेटल विग्रसली डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। विद विच मेटल डिड यू रिकॉर्ड द हाईएस्ट टेम्परेचर, है ना, हाईएस्ट टेम्परेचर पर कौन सी मेटल यहाँ पर रिएक्ट करेगी, लोएस्ट टेम्परेचर पर कौन सी मेटल रिएक्ट करेगी। अरेंज द मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद डाइल्यूट एसिड्स। डाइल्यूट एसिड के साथ जो इनकी रिएक्टिविटी है ना, मतलब ये कितनी तेजी से या कितने स्लो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको लिखना है। क्या लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको उनको क्या करना है, अरेंज करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जरा, ये एक्टिविटी हो गई। अब यहाँ पर इस एक्टिविटी का सिंपल सा ऑब्जर्वेशन क्या निकलेगा, वी विल फाइंड दैट द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ हाइड्रोजन इज फास्टेस्ट इन द केस ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमने 4 मेटल्स ली, एक टेस्ट ट्यूब लिया, 2, 3 और 4, ये 4 टेस्ट ट्यूब लिया हमने। इन सब में हमने क्या कर दिया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड कर लिया, साथ में इसमें मैग्नीशियम का सैंपल रख दिया, इसमें एल्यूमिनियम रख दी, इसमें जिंक रख दिया और इसमें आयरन रख दिया। अब यहाँ पर मैग्नीशियम क्या करेगा, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पर एल्यूमिनियम डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पर जिंक जो है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पर आयरन जो है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। और यहाँ पर कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये ऐसी मेटल्स होंगी जो HCl के साथ बिल्कुल भी कोई रिएक्शन नहीं करेंगे, यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, इसीलिए लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस केस में देखो हमने सोडियम और पोटेशियम को नहीं लिया, वो तो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होती है मैग्नीशियम से भी। लेकिन इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर हमने जैसे मैग्नीशियम लिया है, तो मैग्नीशियम जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, जो बबल्स बनेंगे वो बहुत ज़्यादा बनेंगे, बहुत ज़्यादा बबल्स यहाँ पर फॉर्म होंगे। और ये बबल्स किसके होंगे, हाइड्रोजन गैस से यहाँ पर इवोल्व होगी, हाइड्रोजन गैस के ये क्या होंगे, बबल्स होंगे। यहाँ पर बबल्स का फॉर्मेशन थोड़ा कम होगा एज कंपेयर टू दिस वन, ठीक है। यहाँ पर और कम होगा, यहाँ पर बबल का फॉर्मेशन, यहाँ पर और कम होगा और यहाँ पर आते आते सबसे कम होगा। तो जहाँ पर बबल्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में फॉर्म हो रहे हैं, बन रहे हैं, इसका मतलब उस टेस्ट ट्यूब के अंदर रखी हुई जो मेटल है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। मतलब मैग्नीशियम इस केस में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगी, उसके बाद एल्यूमिनियम होगी, उसके बाद जिंक होगी और उसके बाद आयरन होगी। ये इनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग हमने इनको क्या कर दिया, अरेंज कर दिया, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन सी है, हम क्या चल रहे हैं, हम ज़्यादा से कम की तरफ चल रहे हैं, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम इनको अरेंज कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम है, उससे कम एल्यूमिनियम है, उससे कम जिंक होगी एंड आयरन। तो यहाँ पर क्या होगा, आयरन इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, जिंक इज लेस रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम इज लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। या आप ऐसे बोल सकते हैं मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक एंड जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो यहाँ पे लीस्ट रिएक्टिव क्या है, आयरन है, मोस्ट रिएक्टिव क्या है, मैग्नीशियम है, इन चारों के केस में।
कॉपर, सिल्वर और गोल्ड के केस में कोई रिएक्शन नहीं होती है। तो ये तीनों मेटल्स, ऊपर जितनी भी मेटल्स है उनसे कम रिएक्टिव है। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई। तो द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बबल्स डिक्रीजेज इन द ऑर्डर। ठीक है ना, यहाँ पर बबल्स का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, यहाँ पे थोड़ा कम होगा, यहाँ पे और कम होगा और यहाँ पे सबसे कम होगा। तो जहाँ पे बबल्स कम बन रहे हैं मतलब वहाँ पर हाइड्रोजन गैस भी कम निकल रही है, हाइड्रोजन गैस कम इवोल्व हो रही है मतलब वो कम रिएक्टिव है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब एक एक करके इनके रिएक्शन को देखेंगे हम, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैग्नीशियम जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा, अच्छा यहाँ पर अगर हम मान लीजिए सोडियम बहुत रिएक्टिव होती है, अगर सोडियम को हम HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, NaCl बनेगा, मतलब सॉल्ट है, ये एक मेटल सॉल्ट है क्योंकि सोडियम मेटल है और यहाँ पर Cl। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड बनता है और प्लस आपको पता होगा वाटर का फॉर्मेशन, और सॉरी H2 का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है, क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो सोडियम है वो सबसे ज़्यादा क्या है, रिएक्टिव है, मैग्नीशियम से भी ज़्यादा रिएक्टिव है वो, लेकिन और पोटेशियम भी। लेकिन यहाँ पर अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो ये HCl के साथ जब, अच्छा HCl एक एसिड है इसीलिए एक्वस फॉर्म में है, ये एसिड हमेशा एक्वस फॉर्म में ही रहेगा क्योंकि एसिड अपनी एसिडिक बिहेवियर या एसिडिक नेचर को वाटर में ही क्या करता है, शो ऑफ करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और H2 गैस क्या होगी, इवोल्व होगी। क्लियर है, द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद डाइल्यूट HCl एसिड इज लेस विग्रस देन दैट ऑफ सोडियम। सोडियम से ये लेस विग्रस होगी। ठीक है, सो मैग्नीशियम इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम। मैग्नीशियम जो है वो सोडियम से कम रिएक्टिव होगा। ठीक है, अच्छा इन चारों के कंपैरिजन की अगर हम बात करें, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, तो यहाँ पर तो मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। यहाँ पर तो हमने सोडियम और पोटेशियम को लिया ही नहीं है क्योंकि एक्टिविटी में आपको क्लियरली मेंशन्ड है कि आपको पोटेशियम और सोडियम नहीं लेना है क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव होती है। ठीक है, अगला है आपका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड मीन्स HCl टू फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड विच इज इन एक्वस फॉर्म एंड हाइड्रोजन गैस इज ऑल्सो इवोल्व्ड। ठीक है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगी लेकिन इसके कंपैरिजन में कम बबल्स, यहाँ पर कम बबल्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो द रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद डाइल्यूट HCl एसिड इज लेस रैपिड देन दैट ऑफ मैग्नीशियम, सो एल्यूमिनियम इज लेस रिएक्टिव देन व्हाट, मैग्नीशियम। ठीक है, जिंक यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ। ठीक है, और क्या बना रहा है, जिंक क्लोराइड, और H2 गैस यहाँ पर क्या हो रही है, इवोल्व हो रही है। द रिएक्शन इज लेस रैपिड देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम, दिस रिएक्शन शोज दैट जिंक इज लेस रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। और इस केस में आयरन HCl के साथ रिएक्ट करेगा, आयरन क्लोराइड, और यहाँ पर H2 गैस इवोल्व होगी। तो इस केस में क्या होगा, जो आयरन होगा वो जिंक से कम रिएक्टिव होगा, लेस रिएक्टिव होगा। क्यों होगा, इसका रीजन मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर एसिड जब डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्शन कर रहा है तो वो किस तरीके से चीज़ें फॉर्म कर रहा है, वो चीज़ें हमने डिस्कस करी। ठीक है, यहाँ पर अगर आप कॉपर को रिएक्ट कराओगे HCl के साथ तो रिजल्ट क्या आएगा, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर अगर रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सल्फ्यूरिक एसिड देखें, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, H2SO4, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो मेटल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर इवोल्व होती है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले भैया सोडियम, सोडियम अगर H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ यहाँ पर इसकी रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, एक मेटल सल्फेट बनेगा जिसका नाम होगा Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट, एक्वस फॉर्म में हो गए, और प्लस आपका क्या निकलेगा यहाँ पर H2 गैस। ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन होगी। अगला है आपका मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम अगर रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ विच इज इन एक्वस फॉर्म, तो यहाँ पर क्या बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा, मतलब मेटल का एक सल्फेट बनेगा जिसका नाम है मैग्नीशियम सल्फेट, प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पर क्या होगी, इवोल्व होगी। क्लियर है। एल्युमिनियम की अगर हम बात करें तो ये भी H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा,
क्या होगा जरा देखिए, एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा, AlSO4 थ्राइस, और प्लस H2 गैस तो कॉमन रहेगी ही सब में, ठीक है। उसके बाद जिंक की बात करें तो जिंक जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, जिंक सल्फेट बनाएगा और प्लस आपका H2 गैस इज इवॉल्व्ड, ठीक है। उसके बाद बचा आपका आयरन। आयरन भी जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, यहाँ पर FeSO4 आयरन सल्फेट प्लस आपका H2 गैस तो इवॉल्व होगी ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या है, सोडियम है, सबसे कम क्या है, कॉपर। कॉपर तो देखिए, कॉपर अगर कॉपर को आप H2SO4 के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होने वाली है, नो रिएक्शन। देखो कितना लेस रिएक्टिव होता है आपका कॉपर कि यहाँ पर कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। कॉपर को अगर आप H2SO4 में डालोगे तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी ऑब्जर्वेशन आप नहीं निकाल पाओगे, मीन्स नो रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। मेटल को हमने सल्फ्यूरिक, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा के भी देख लिया। अच्छा, अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है और पूछा भी जाता है और पूछा भी जाएगा कि व्हाट हैपन्स व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड होता है HNO3। भाई इस बात में तो कोई भी डाउट नहीं है कि जब मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मेटल सॉल्ट बनाता है और प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक एसिड ऐसा है जिसके साथ मेटल कोई रिएक्शन ही नहीं करता है और उस एसिड का नाम है HNO3। अब ऐसा क्यों होता है ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। HNO3 एक मात्र ऐसा एसिड है जिसके साथ आपकी मेटल्स रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। कुछ एक्सेप्शनल केस है, उसको हम लास्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अभी पहले इसको समझिए। आंसर क्या होगा, व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स, when a metal reacts with dilute nitric acid then hydrogen gas is not evolved। इस केस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी। तो नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका रीजन क्या है कि जो नाइट्रिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब जो ऑक्सीडेशन करवा देगा तुरंत। मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे ध्यान रखना आप, मान लीजिए कि कोई मेटल है, ठीक है, उसने HNO3 के साथ क्या किया, रिएक्शन किया। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा आपको पता होना चाहिए, एक सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो ये क्या कराएगा, इस हाइड्रोजन में ना ऑक्सीजन को ऐड करवा देगा, मतलब इसको ऑक्सीडाइज कर देगा और इसको वाटर में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन, आपका नाइट्रिक एसिड। तो ये चीज आपको याद रखनी है, strong oxidizing agent. So as soon as hydrogen gas is formed in reaction between a metal and dilute nitric acid, the nitric acid oxidizes this hydrogen to water। समझ आया। जैसे ही आपकी रिएक्शन होगी किसी मेटल और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के बीच में, जैसे ही रिएक्शन होगी तो क्या होगा, वहां पर जो हाइड्रोजन बनेगी उस हाइड्रोजन को नाइट्रिक एसिड तुरंत क्या कर देगा, उसमें ऑक्सीजन ऐड करा करके, मतलब उसको ऑक्सीडाइज करके उसको वाटर में कन्वर्ट कर देगा। तो इन द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड नो हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। यहां पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती। व्हेन नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोजन टू वाटर देन नाइट्रिक एसिड इटसेल्फ इज रिड्यूस्ड टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये खुद रिड्यूस हो जाता है, मतलब खुद का ही रिडक्शन करवा देता है और जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड बना देगा ये, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या डाई नाइट्रोजन मोनोक्साइड या नाइट्रोजन मोनोक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसमें क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। कौन, आपका नाइट्रिक एसिड। अब यहाँ पर एक्सेप्शंस हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो दो मेटल्स कौन सी हैं। वैसे मेटल्स जो हैं वो डाइल्यूट या कंसंट्रेशन आपका HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करती है, लेकिन दो मेटल्स ऐसी हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ भी रिएक्शन करती हैं। दो मेटल्स ऐसी है जो नाइट्रिक एसिड के साथ भी क्या कर लेगी, रिएक्शन कर लेगी। उसका क्या रीज़न है वो मैं बताऊंगा, ठीक है।
कुछ मेटल्स ऐसी होती है, मोस्ट ऑफ द मेटल्स ऐसी होती है, मतलब इन दोनों मेटल्स को छोड़ करके जितनी भी मेटल्स हैं वो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन क्यों नहीं कर पाती है? उसका रीजन क्या है? क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन यहां पर देखिए, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद HNO3 विच इज एन एसिड, तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम नाइट्रेट। क्या बनाएगा? मतलब एक मेटल नाइट्रेट बन रहा है यहाँ पर, तो मैग्नीशियम नाइट्रेट बनेगा और प्लस आपकी H2 गैस क्या होगी? इवोल्व होगी। अच्छा, ये दोनों क्यों इसके साथ रिएक्शन कर पा रही हैं? भाई ये दोनों भी मेटल हैं और मेटल तो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं कर पाती, तो क्या रीजन है कि मैग्नीशियम और मैग्नीज Mn, ये क्या है आपका? ये तो आपको जनरली पता ही होगा, मैग्नीशियम है। Mn का मतलब होता है मैग्नीज। क्या होता है? ये मैग्नीज का सिंबल है, ठीक है, ये भी एक मेटल है। तो ये दोनों मेटल्स में ऐसा क्या है कि ये HNO3 के साथ रिएक्शन कर पा रही है और मेटल नाइट्रेट और H2 गैस इवोल्व कर पा रही है? क्या रीजन है? क्योंकि अगर नाइट्रिक एसिड आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो मैग्नीशियम और मैग्नीज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहां पर क्या होगा? मान लो मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद HNO3, ठीक है, तो क्या बनेगा? यहां पे क्या बनेगा? यहां पे अगर HNO3 आपके H2 का रिडक्शन करवा ऑक्सीडेशन करवा देता है और H2O बना देता है, तो आपका जो मैग्नीशियम है वो भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो इस ऑक्सीजन को क्या कर देगा? यहाँ से रिमूव करवा देगा और फिर से H2 बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवोल्व हो जाएगी, H2 से H2O, H2O से H2, इस तरीके से। तो इसका रीज़न क्या है? मैग्नीशियम क्या है और मैग्नीज क्या है? मैग्नीशियम और मैग्नीज जो हैं दोनों स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हैं, तो ये भी कम नहीं है नाइट्रिक एसिड से। तो यहाँ पर आपको दो एक्सेप्शनल केसेस याद रखने हैं। मैग्नीशियम और मैग्नीज दो ऐसी मेटल्स हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ आराम से रिएक्शन कर पाती हैं, बाकी मेटल्स नहीं कर पाती हैं, ठीक है। तो आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बच्चे इससे अपना ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकें, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में एक फ्रेश क्लास में एक फ्रेश टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।